अब मम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब मम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर को कहा। अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिनती छेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मोड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तो काम है तो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं, हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे? हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही एक इम्तिहान खत्म हो गया। मम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर का एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत, खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या करती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस की आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया तो संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साहिबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतर पड़ा है। लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अध पड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है। आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले, उस पर कलम से कुछ कोदा कोदी कर रही है। सुधा एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2 दिन 3 महीने में माप दौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर के हाथ बढ़ाकर चोटी छटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर। सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो। हमारा काम थोड़ा ही महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही है आप, जरा देखे तो। चंदन ने किताब खींच कर ली तो डाइजिंग की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी। अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते कि यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली है। चंदर ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पौधा, चल के पापा के पैर छुआए। सुधा चुपचाप उठी, आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली, दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, हे चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? हाँ, कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसककर सभी पन्ने जमीन पर। चंदर चला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घुसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे, शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया, अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबाकर रखा करो।
तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदन ने स्थिति खत्म की है। जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवाकर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए का पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस 1 बिनती का स्वेटर, 1 हमारा शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा अपनी अभी से शाल का क्या करूंगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए तुम, अब डॉक्टरनी आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया है। अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है न सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा। फाइल को देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोली तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलाल से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचलकर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई कहाँ की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराई हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर छिप गया। बिनती चल गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह बड़ी सुशील लड़की है, बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है घेसू, हमसे भी ज्यादा घेसू से पटने लगती है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही है, दोनों उसी की बातें करती है। जब मिलती है तब सुधा बोली, और कविता भी करती है। यह तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी, तो कविता नहीं लिखती। ताजुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला, तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्य कैसी है? बस अद्वितीय, कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं। साथ ही चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंसती। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी। जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी
पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। पिसरिया पहले तो खुद हंस पड़ा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करे कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरी लड़की की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने पर अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदन ने आंख के इशारे से मना किया। कबीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है, तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो, तो तुम पर्चा छोड़ दिया। हाँ, मैं पर्चे वगैरह क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिधर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना है असेंबली का स्पीकर भी है। चंदन बात काटकर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए मिठाई तो विरह रुग है और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच गया तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी, बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें बिंती हमारी है या सुधा की? बिंती ने झट से रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया। सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंदर को दिखाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तशकिया धोकर रख दे। तशरीफियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिंती पानी ले आई, बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं, आप जब देखो हमें बनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिंती की ओर देखा, बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो हाँ ऐसे ही। बिंती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया, लाश से सकुचा कर इंद्रवधु बन गई। बिंती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों पर इस तरह डोलती थी जैसे कि सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले हैं। छेपती थी तो मुंह पर सांच मुस्कुरा उठती थी। गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गुड्डे। बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। उसकी आदत थी बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी, उंगलियों में अपने आंचल को छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर छेप गई। उसी तरह आंचल के छोर में उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोला उठा, अरे सुधा,
जरा पिंकी की आंख देखो, इस वक्त आई अभी अभी। बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। पिंकी बोली, हाँ बनाओगे ना आज, हाँ तो हमें हमारा दिमाग ठीक करोगे ना। बहुत बोल रही थी, आप बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे, तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना टूइयां ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर डीजेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं करते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी और उन लोगों को पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहे, मानेगा? पिंकी बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। पिंकी आज सहसा कितना बोलने लगी है। पिंकी बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओह, ब्याह अच्छा है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज, हाँ यही तो बात है। पिंकी सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। अब यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है। मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ, कुछ चैन तो मिलेगा। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप यहाँ दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन आप ना कहे करे तो अच्छा है। पिंकी के आंसुओं की तार बन गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी, आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, पिंकी क्यों रो रही हो? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, इससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। अच्छा हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो जाओ। बिंती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है, बहुत कदर करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या है, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद करें? सुधा अकड़कर बोली, नहीं सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह पिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिंती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिंती को पकड़ लाई और धकेलकर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इससे दुलार कर लो। तो अभी गुरगुराने लगे, पिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिंती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। केशु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उदम ना मचा आती हो, चार सुख दुख की बातें ना कर आती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था।
हाँ, जब कभी सुधा घेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में घेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की और आराम कर रहा था। उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था। वह अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगा जी चला करे, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे, चंदर आया, उनके पैर छूकर बोला, प्रार्थी सरकार, वह पुरस्कार कल शाम आ गया है। कौन सा? वह तो उत्तर प्रांत में माता शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी, अब जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदन ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ। अपने स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी मेज पर अपने हाथों से लगा दी। जाओ अंदर सुधा को दिखा आओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। इसमें तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को करना होगा। और सुनो, जब जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही है। बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? लड़का शाजापुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है, अच्छे विचारों का है। उसने लिखा कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लकड़े गहने कपड़े के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को देख लो ही चुके हो। अच्छा, जाओ सुधा से मिल आओ। वह सुधा के कमरे में गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजन खाना बना रही है। बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी की पकौड़ियां बना रही है। आइए बिनती। दीदी तो गई है केसु को बुलाने, आज केसु की दावत है। पीढ़े पर बैठाएगा, लीजिए। एक पीड़ा चंदर की और बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? यह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहेगी। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? आप ब्याह में 16 श्रृंगार करेगी। अच्छा, दीदी कैसी रहेगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियां निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियां डाल चुकी थी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा, फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप।
विंती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों पर फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है, कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, वह भी तुमसे सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेक पर। चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, विंती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजाजी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे, विंती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे, सुधा से छुपाकर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यह तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी के क्या छुपाते हैं। तो सुधा दीदी तो आ ही गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गई दीदी को देखते ही विंती बोली। एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई है तू, इधर पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, झूमती इटलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीड़ा खींचकर उसने बगल में बैठ गई। सरकंडा चंदर के हाथ में रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना, गंडेरी खाना। अच्छा, और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली। बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इससे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उसके निबंध पर मिला जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छुपाकर सुधा बोली। तुम्हारा तो यह है, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदर ने कहा। लगाकर देखो। और उठकर सुधा चल दी। विंती, दो पकौड़ी तो दो। और पकौड़ियां लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा दिया है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया, क्षण भर तनकर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वृक्ष पर चिपका लिया, मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चुका। सुधा तो जैसे पानी पानी गालों से लाज की रत नारी लपटे हुए हुटी, एड़ी तक धड़क रही। फौरन शीशे के पास से हट गई, बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? विंती इतने में एक तश्तरी में पकोड़े रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया। बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहनने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज, अभी खो जाए तो डांट भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। विंती ने धीमे से कहा, यह मुरली मुरलीधर की अधरा ना धरी, अधरा ना धरोगी। चंदर और सुधा दोनों छेप गए। लो घेसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने विंती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। विंती के कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ बोले ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियां खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसू, फूल, हसरत बैठे बातें कर रहे थे। विंती उन लोगों का नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर विंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई। पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। पल भर में तश्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा घेसू से बात कर आए। विंती बड़े भोले स्वर से बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर नन्हे मुन्ने 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए।
आधा बरस। बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा दिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया। बोला, घेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना, कुछ खाना मत। हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उन्हें जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ। हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर दोगे? चंदर हंस पड़ा। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, घेसू ने गजल सुनो यह बैठकर। आवाज आ रही है, ना फूल भी आई है, इसलिए घेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। घेसू ने गाना शुरू किया। बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कसक और नशा दोनों धुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनिंदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भागकर आई। कहो सुन लिया ना? उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपटकर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी। पागल कहीं का, ले खा। उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई। घेसू के बारे में बताने लगी। घेसू गर्मियों बिताने नैनीताल जा रही है। वही अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वही पूरी करेगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी घेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यही खाना। मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छुपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताजुब से पूछा। जीजाजी की फोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा। एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे यह तो मिश्रा है, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें लाठी चार्ज, सभी धूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता है, कभी एक संतोष होता है कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर भी सोचता था कि मिक्स इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा उसमें निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी इन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा। फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि आज कितना संतोष है, मुझे कितनी खुशी है। मुझे एक सुधा एक घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जहाँ रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आई। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। कितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभा किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसे पाकर तो आदमी स्वर्ग में भी उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आप इतने शुभ अवसर पर अपने कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो हूँ, वरना दीदी आ जाएगी। बिनती ने फोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण पर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया बिनती की, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है, ना सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो। अच्छा बिनती, सुधा यह फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं,
असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उससे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे। आप ठीक समझे तो दिखा दिए। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, पिंती ने कहा। अच्छा। एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। पिंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही है पिंती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती है या नहीं। पिंती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए तो मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक ना समझे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे हैं उनमें आप जैसा कोई नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली है। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले जाओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं। जाओ खाना भी ले जाओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजन चली गई थी, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी। चंदर मौके के बाहर सुबह की कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है या सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिनती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आंखें इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया। फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगे? किन्हें? कैलाश मिश्रा को। वही बरेली वाले, उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें उन्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफे बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे, तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा। चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा, कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखो, पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगे? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम दोगे इन्हें? सुधा बोली। छट से छट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जुबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़कर दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल की छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये। सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ लाओ। चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर ने उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी थमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहे मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा, फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है क्या? बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदर ने पूछा। हाँ, कह दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में वाणी, अंग अंग में सुबह आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना। सुधा देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों पर लगाते हुए कहा, सुधा मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से?
यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की। चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं, इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत आजिज़ी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वादे निभाते हो? फिर यह धोखा देकर वादा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता तो कहते। हमें इस तरह बांध क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तंभ, उसने इस हृदय की कल्पना की नहीं थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ ही में नहीं आता। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम अभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी। मारे देश के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार में पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ कर लिया, मगर सुधा ने कर्ज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। जैसे उसमें जाने कहाँ की ताकत आ गई है। उसने अपने सिर को छुड़ा लिया। चंदर की दबी जुबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो? तुम वही चंदर हो ना? हाँ, वही चंदर हूँ। तभी तो इस सारी दुनिया तुम्हें वह रहा पड़े, तुम्हें मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने की। सुधा से सक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया, हमें पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जुबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा, फिर तड़क कर उठी, कहा, यह फोटो लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूंगी उनसे, हाँ, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, छोटी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया, चंदर ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकूंगी? नहीं रुकूंगी। चंदर ने हाथ तेज से उठाया और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर जड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां फटकाई। वह शब्द जैसे पत्थर बन गई हो। आंखों से आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, होठों से आवाज जम गई और सीने पर सिसकियां जम गई। चंदर एक बार सुधा की ओर देखा, कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा। सुधा पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटने पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज से बोली, चंदर देखो, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर चुमाई ले रहा थी। सुधा एक आकर फिर सिसक पड़ी। चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर की गहरी सांस लेकर चुप हो गया, सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पाँव को छाती से चिपकाए सूनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार दिशाओं पर क्षितिजों से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी। टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया, कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा, तुम्हें हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था, लेकिन सुधा
हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए थे कि एक दूसरे को कमजोर बना दे? हम लोग ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना, सिर्फ इसलिए कि उसे ब्याह की शनाई में बदल दे। गलत मत समझो चंदर, मैं खेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं। और अख्तर हो चंदर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी की सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते? मैं शादी किसी से नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूंगी। शादी को मेरा मन नहीं करता, मैं क्यों करूं? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पांव को अपने हृदय और अपने से दबाकर कहा, सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला है, अब क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात सोचो, हम कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है मैं तुमसे फोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा तुमसे धक्का पहुंचेगा,